चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सजीव यानी विशेषताएं और एवं आवास देखेंगे उनके बारे में। तो हम देखते हैं आवास एवं अनुकूलन देखें। तो समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय या वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतु यानी ऊँट तथा मछली का परीक्षण करें और ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है और उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास्य बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकता है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ चित्र यहाँ दिया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है जिसकी चर्चा अध्याय हम 8 में कर चुके हैं और उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता देती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली की सुरक्षा को प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं और इनके बारे में हम चर्चा किए थे पिछले चैप्टर में। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं जो उसे जल से श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने के सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने की सहायता करती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में से ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है अनुकूलन कहलाते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास होता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी जमीन पर यानी स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहते हैं उसे। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ही बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए ही सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्ण की परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया से में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। तब देखते हैं मूंग के बीज से अंकुर निकलता है अर्थात ये अंकुरित हो जाते हैं और यह बीज से एक पौधे का प्रारंभ होता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित हम करें तो कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें और तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगो सकते हैं। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्से में बांट दें और उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए
बीजों को वो बिल्कुल ना हिलाए। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दे, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आ जाती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि फ्रिज में हम रख सकते हैं या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। और इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रहे तथा अधिक जल को निकाल दे। कुछ दिन बाद क्या आप देखते हैं क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग पर अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरित की दर में कमी या कोई भी अनुकूलन नहीं दिखता? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीव के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंड और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? और ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम करता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश में के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना। आइए कुछ आवासों, उनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। तो देखते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। तो कुछ स्थलीय आवास देखते हैं। मरुस्थल में देखें तो मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी किसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते और दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बीलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं और मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे को हम यहाँ दिया गया है देख सकते हैं। और ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो देखते हैं क्रियाकलाप से। तो गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए और दोनों पौधे के कुछ भागों को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार देहात में हम किए थे। और इन पौधों में वाष्पसर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। और गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे के बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पसर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है और मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थिति होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है और इसमें पत्तियों में से होने वाली वाष्पसर्जन में होने वाले जल हास्य की कमी होती है। नागफनी के पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इतना तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है और जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र देखें तो वे आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंड होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं को अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। और क्या आप चित्र में हमें देख सकते हैं वृक्षों की? पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये वृक्ष
सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है और इससे वर्षा का जल एक हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं और उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म करने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं और यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। और पहाड़ी बकरी के मजबूत खूर उसे ढालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित बनाती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपरी चढ़ते हैं और परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों का अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास मैदान देखें तो शेर वन में अथवा घास में रहता है। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसे शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खाता है। यह मटमैली यानी हल्के भूरे रंग का होता है और यह एक शेर का हिरण का चित्र हम यहाँ देख सकते हैं। और इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह गोलियों के अंदर खींचकर छिपा रहता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन के लिए सहायता करती है? और उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों भी छिपा सकता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने के आंखों उसे वन के दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास मैदान में रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं और हिरन को अपने शिकारी यानी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं तो शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है और ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देती है और उसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरन की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायता करती है और शेर हिरन तथा अन्य जंतु एवं पौधे में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के लिए बनाती है। कुछ स्थलीय आवास देखें तो समुद्र देखते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतु का शरीर भी धारा रेखीय होती है जिससे वह जल में सुगमता से चल सके और स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होती। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना देते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल होता है और डॉल्फिन एवं हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेती है। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल से समुद्री सतह पर आकर श्वासन छिद्रों से बाहर निकलते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी सुदर्शन पर अथवा समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की एक रोचक क्रिया को देखा है? तालाब एवं झील देखें तो क्या आपने तालाब, झील, नदी एवं नालों में पौधे को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए और इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित होती है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज
पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमा कर रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। और कुछ जलीय पौधे जल में पर्णरूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुरझाते हैं। और कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होता। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करती है। इनके पश्चपाद में जलायुक्त पदानुंगलियों होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। और जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। और कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों एवं एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। देखते हैं हमारे आसपास के जीव के बारे में देखते हैं। तो हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, तो आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, रोहिणी लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृद जंतु, छत्रक एवं काई यानी मॉस। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा जीव है, तो देखते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की एक कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। देखते हैं पहली और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है अथवा यह न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा अन्य सिक्का सजीव नहीं है। और इस प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु भी सजीव हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम जानते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। और पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसे भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में लिखिए या सोच सकते हैं। अपनी बनाई हुई सूची को ध्यान से देखिए। आप पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधे से भी भिन्न होते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण अब सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। तो देखते हैं क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अध्याय 1 और 2 में हमने यह जाना है कि सभी जीवों को भोजन की
आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे आकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रकरणों के लिए भी ऊर्जा का आवश्यकता होती है। देखते हैं क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। तो क्या 4 वर्ष पुराने कुत्ता आपको अभी भी क्या 4 वर्ष पुराने कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं बन सकते। क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ समय बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने वह देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं एवं अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी मुर्गा का बच्चा चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। और पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे के अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे अथवा नवजात हैं, जो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी जीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? देखते हैं क्या सभी सजीव श्वसन लेते हैं? तो क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास ले छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। श्वासन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है और इस प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है और इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। श्वास सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिसकी सहायता से वह जल में विलय वायु में ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वास लेते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखते हैं क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीले वस्तु पर पड़ जाते हैं, तो क्या आप किसी अनुक्रिया करते हैं? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उनके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? क्या आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपयुक्त स्थिति में आपके बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को
वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। और क्या दूसरे जंतु में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन करते हैं अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाता है। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहरी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। फिर हम सजीव में उत्सर्जन देखें तो सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन को संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधे में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे की कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन श्वास के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। देखते हैं क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीच घोंसले को देखा है? वे नीच में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि पौधे प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। और कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग में नया पौधा बनना। और पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। और क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगा सकते हैं? फिर हम देखते हैं क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की तरह से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ क्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के प्रति एक सामान्य लक्षण है, और चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य
सदस्यों में प्रजनन होता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल का आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमें चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप में दिखाई देती है? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्रा कुछ क्षण ही दिखाई देते हैं। और इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? क्या यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रहता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते? परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधे बन जाते हैं। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि इनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं और इससे इन्हें जीवित कहा जा सके। देखते हैं फिर जीवन क्या है। देखते हैं तो गेहूं की बोरी, इसमें अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं के बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होता है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होता है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिरी जीवन है क्या और का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है।